तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये उन्होंने कब किया था, 1911 में। ठीक है, 1911 में किया था। और सिर्फ रदरफोर्ड नहीं थे, इनके हेल्पर भी थे, टू गीगर और मार्सन। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय रदरफोर्ड, गीगर एंड मार्सन। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था उन्होंने, एक गोल्ड फॉइल ली थी। ठीक है, और गोल्ड फॉइल के चारों ओर एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई थी। फ्लोरोसेंट का क्या मतलब होता है, जो लाइट से बहुत सेंसिटिव होती है, यानी अगर कुछ भी लाइट एमिट होगी ना तो उसका जो स्पॉट बनेगा, उसकी जो इमेज बनेगी वो स्क्रीन पर बन जाएगी। ठीक है, इसलिए हमने फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी और एक गोल्ड फॉइल बीच में रख दी। ठीक है, अब क्या किया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले रखा है। रेडियो एक्टिव का क्या मतलब होता है, ऐसे मतलब कुछ एलिमेंट्स इतने एक्टिव होते हैं, ठीक है, जिनमें से अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा, ठीक है, यानी हाई एनर्जी पार्टिकल्स अपने आप विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एनर्जी अपने आप एमिट होते रहते हैं। ठीक है, तो एक रेडियम ले लिया जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और उसको किसके अंदर रख दिया, लेड कैविटी में। ठीक है, कैविटी का क्या मतलब होता है, एन एम्प्टी स्पेस इन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो एक कैविटी है जो कंप्लीटली लेड से बनी हुई है। ठीक है, उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम को रख दिया हमने। अब उस रेडियम से क्या निकल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, दैट इज हाई एनर्जी पार्टिकल्स। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारे एलिमेंट्स पढ़ते हैं ना, तो जो हीलियम एटम होता है ना उसका न्यूक्लियाई होता है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और मास नंबर होता है 4। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, और जो ये 4 है ये क्या होता है, मास नंबर, या इसको एटॉमिक मास भी बोलते हैं। और मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम। ठीक है, तो हमने रेडियम को एक लेड कैविटी में रख दिया। अब इसमें से अल्फा पार्टिकल अपने आप एमिट हो रहे हैं। अब इस लेड कैविटी को कंप्लीटली क्लोज कर रखा है, लेकिन एक नीचे होल छोड़ रखा है, जिससे मतलब जब चारों डायरेक्शन से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे ना तो उनको तो ये लेड कैविटी एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन एक होल है, उस होल में से कुछ अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो पाएंगे, निकल पाएंगे वहां से होल से। फिर हमने एक स्लिट लगा रखी है ताकि हमें एक बीम मिल सके अल्फा पार्टिकल्स की। ठीक है, एक स्लिट लगा दी जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स एक नैरो बीम के रूप में निकल रहे हैं। फिर वो ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स एक मतलब नैरो बीम के रूप में निकल रहे हैं ना, तो क्या होगा, ये जो गोल्ड फॉइल लगा रखी है हमने इसके ऊपर टकराएंगे। ठीक है, अब क्या होंगे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे यानी डेविएट हो जाएंगे, और कुछ अनडिफ्लेक्टेड रह जाएंगे। ठीक है, यानी बिना डेविएट हुए। तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे ये कुछ लाइट या मतलब स्पॉट प्रोड्यूस करेंगे जिसको हम स्किंटिलेशन बोलते हैं। उसकी जो पिक्चर होगी या हम कह सकते हैं वो जो स्पॉट होगा वो हमें ये जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा रखी है इसके ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन हमने डिस्कस किया था, वो स्क्रीन जो लाइट के बहुत सेंसिटिव होती है, यानी जो भी लाइट से रिलेटेड स्पॉट वगैरह इमेज वगैरह प्रोड्यूस होगी वो हमें स्क्रीन पे मिल जाएगी। ठीक है, और ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन किससे बनी है, जिंक सल्फाइड से, यानी ZnS प्लस डोपेंट। डोपेंट क्या होता है, एनी इम्प्योरिटी। ठीक है, तो ये वही है कि हमने क्या डिस्कस किया था, जो अल्फा पार्टिकल है लेड कैविटी के अंदर हमने मतलब रख रखे हैं। ठीक है, और एक नैरो ओपनिंग से ये स्लिट के द्वारा एक मतलब बीम के रूप में आ रहे हैं, और वो जो बीम है वो गोल्ड फॉइल से टकराएगी। ठीक है, और उस गोल्ड फॉइल से पास होके फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर हमें स्पॉट मिलेगा उस लाइट का, जिसको हम स्किंटिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया, तो इससे हमने ऑब्जर्व किया कि जो मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स है ना वो अनडेविएटली पास हो गए। ठीक है, यानी बिना डेविएट हुए पास हो गई। जैसे कि ये जो डायग्राम है इसमें A डैश और A से दिखा रखे हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, यानी इस लाइन के अलोंग जितने भी पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेटली पास हो गए, डेविएट नहीं हुए अपने पाथ से। और क्या देखा इससे हमने कि बहुत फ्यू पार्टिकल्स, ठीक है, वेरी फ्यू पार्टिकल्स
रिट्रेस्ड देयर पाथ, यानी ये जो हमने डी से रिप्रेजेंट कर रखा है, इसमें क्या है, ये वो पार्टिकल्स हैं जो जिस डायरेक्शन में गए ना उससे अपोजिट डायरेक्शन में अपने पाथ को रिट्रेस किया। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या की, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अंडरवेंट डिफ्लेक्शन थ्रू स्मॉल एंगल्स, यानी कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट तो हुए लेकिन बहुत स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, जो हमने बी डैश और बी से रिप्रेजेंट कर रखे हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल्स, यानी जो सी और सी डैश से रिप्रेजेंट कर रखे हैं ये अल्फा पार्टिकल्स बहुत लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन की थी क्योंकि गोल्ड फॉइल की हेल्प से हमने अल्फा पार्टिकल्स को ही तो डिफ्लेक्ट किया है। ठीक है, तो हमने ऑब्जर्व क्या क्या किया कि कुछ तो बिल्कुल स्ट्रेटली पास हो गए बिना डिफ्लेक्ट हुए, कुछ डिफ्लेक्ट हुए लेकिन बहुत स्मॉल एंगल से, कुछ डिफ्लेक्ट हुए बहुत लार्ज एंगल से। ठीक है, और कि कुछ ने अपना पाथ रिट्रेस किया। अब जो रदरफोर्ड थे इन्होंने इस फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस को कैसे एक्सप्लेन किया। फर्स्ट क्या किया था हमने कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, लगभग मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अनडेविएटेड पास हो गए थे ना फॉइल से टकरा के, इसका क्या मतलब हुआ, यानी उनके रास्ते में कुछ अड़चन नहीं आई होगी इसलिए वो स्मूथली पास हो गए वहाँ से। तो इसका मतलब क्या पता चला हमें कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस खाली होता है। ठीक है। सेकंड क्या था, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल। ठीक है, यानी कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट तो हुए थे लेकिन बहुत स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे। अब देखो अल्फा पार्टिकल्स कैसे पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ना। अब एटम में कुछ ऐसी चीज प्रेजेंट है जो उनको रिपेल कर रही है। ठीक है, यानी रिपेल कब करेगी, अब अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिवली चार्ज है तो अंदर रिपेल करने के लिए हमें पता है सेम चार्जेस होने चाहिए। तो यानी इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि एटम के अंदर कुछ पॉजिटिवली चार्ज क्वांटिटी या एंटिटी प्रेजेंट है जो उन अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल कर रही है और जिसके कारण वो स्मॉल एंगल से क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या की थी हमने, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल रिट्रेस्ड देयर पाथ। ठीक है, यानी कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपनी जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उसी पाथ को उन्होंने रिट्रेस कर लिया था। ठीक है, अब मान लो हम जा रहे हैं, ठीक है, किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, बॉल लगा लो, ठीक है, कोई बॉल है, उसको हमने ए टू बी डायरेक्शन में फेंका, लेकिन उस डायरेक्शन में आगे जाके एक वॉल है, दीवार है। ठीक है, तो उस वॉल है वो बहुत हैवी है ना एज कंपेयर टू मास ऑफ दैट बॉल, तो वो क्या करेगी, उसको रिट्रेस कर देगी वो दीवार है उस बॉल को। ठीक है, तो अब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स ने, जिन अल्फा पार्टिकल्स ने अपने पाथ को रिट्रेस किया, इसका मतलब उनके रास्ते में कोई हैवी बॉडी प्रेजेंट रही होगी, यानी हम कह सकते हैं कि देयर इज ए हैवी बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द एटम। ठीक है, जो उन अल्फा पार्टिकल्स को रिट्रेस कर रही है या डिफ्लेक्ट कर रही है इन बैक डायरेक्शन। ठीक है। फोर्थ क्या है, एज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बैक इज वेरी स्मॉल। ठीक है, दिस प्रूव्स दैट साइज ऑफ सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हैविंग मोस्ट ऑफ एटॉमिक मास इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एटम। अब देखो बहुत कम संख्या में अल्फा पार्टिकल्स ने अपना पाथ रिट्रेस किया है, तो इसका क्या मतलब है कि वो जो हैवी बॉडी प्रेजेंट है, यानी जो हैवी बॉडी प्रेजेंट है एटम में, वो ये कह सकते हैं बहुत स्मॉल है एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द एटम। ठीक है, वो छोटी है तभी तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स को रिट्रेस कर पाई, अगर पूरी की पूरी वो हैवी बॉडी पूरे एटम में प्रेजेंट होती तो सभी अल्फा पार्टिकल्स को ही रिट्रेस करती। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो वो न्यूक्लियस है उसका जो मास एटम है उसमें मोस्टली जो मास होता है एटॉमिक मास वो सेंटर में ही प्रेजेंट रहता है, यानी न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट रहता है, और जो न्यूक्लियस है उसका साइज बहुत स्मॉल होता है एज कंपेयर्ड टू द एटम। तो और इस स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी को जो एटम के सेंटर में प्रेजेंट रहते हैं इसको क्या नाम दिया रदरफोर्ड ने, न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस एटम में क्या पता चला हमें, इस मॉडल में क्या पता चला हमें कि जो एटम है वो टू एंटिटी से मिलके बना होता है, टू पार्ट्स होते हैं एटम के। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी होती है जिस
एंड ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ एन एटम, और जो एटम का जो लगभग ये कह सकते हैं मोस्टली मास न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट रहता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। और सेकंड वन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, यानी जितना चार्ज न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिवली चार्ज, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स में होता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसलिए जो एटम होता है वो एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्वांटिटी होती है, ठीक है। यानी एटम होता है वो एक न्यूट्रल एंटिटी होता है। तो ये हमारी वीडियो थी रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पे। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।